बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 5 में हमने अलजेब्रिक मैनिपुलेशन के बारे में सीखना है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है अलजब्रा का। अगर हमें इसके सारे बेसिक रूल्स जो हैं वो अगर पता हों तो फिर अलजब्रा करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बड़ी इंटरेस्टिंग एक इसकी कॉन्सेप्ट है। तो आइए हम सीखते हैं इसमें बेसिक रूल्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन द एक्सप्रेशन दिस राइट डिग्री और एक्सपोनेंट। हमें पता होना चाहिए डिग्री कैसे फाइंड आउट किया जाता है। डिग्री इज़ बेसिकली द हाईएस्ट पावर इन एनी टर्म। यहाँ पे जो डिग्री नज़र आ रही है वो 7 है, ठीक है ना। एक्सपोनेंट भी पावर भी ये एक ही चीज़ें हैं सारी, ओके। तो ये हाईएस्ट डिग्री जो होती है हाईएस्ट पावर होती है असल में, ओके। एक तो ये बात होगी। देखें जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे कोट करता हूँ। 2x3 था प्लस 3y स्क्वायर था प्लस 4z8 था। तो यहाँ पे डिग्री क्या होगी? यहाँ पर जो डिग्री है ना वो ये होगी, दिस इज़ द डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन, क्योंकि वो हाईएस्ट पावर है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी और मॉडिफिकेशन कर देता हूँ इस क्वेश्चन में। मैं करता हूँ ये y के साथ z भी है और z की जो है पावर दैट इज़ 5, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगी भाई डिग्री? यहाँ पर डिग्री जो होगी, अभी तक स्टिल 8 है, इसलिए चलें हम थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई कर लेते हैं। मैं इसको कर लेता हूँ 7, ठीक है। z रेज टू द पावर 7 इधर भी है, शायद आपको कंफ्यूज करते, मैं रेड पेन से ही इसको कर लेता हूँ। z रेज टू द पावर 7। अब यहाँ पर डिग्री क्या होगी? बज़ाहिर तो नज़र यही आ रहा है कि 8 जो है यहाँ पे बड़ी डिग्री है, सबसे हाईएस्ट पावर 8 है, इसीलिए डिग्री होगी। ऐसे नहीं है, हमने ये करना होता है अगर वेरिएबल्स आ जाएं किसी एक टर्म में तो हम उनको ऐड अप कर देते हैं फिर उनकी पावर्स को। तो यहाँ पर जो जब मैंने ऐड अप किया ये 9 बन गया है। सो इसलिए इस एक्सप्रेशन की डिग्री जो है ना वो 8 नहीं होगी बल्कि 9 होगी, ठीक है। पावर्स को ऐड अप करके देखते हैं टर्म्स में और फिर देखते हैं कि कौन सी पावर जो सबसे बड़ी बन रही है, एंड दैट विल बी कॉल्ड द डिग्री। लेकिन ये क्वेश्चन चूंकि बड़ा छोटा सा था, एक आसान सा क्वेश्चन था, यहाँ पे एक ही पावर है, जस्ट टू चेक द कॉन्सेप्ट, तो डिग्री यहाँ पे 7 आ गई। वेरिएबल क्या होते हैं? जितने भी ABC अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर x जो है वो वेरिएबल है। कांस्टेंट क्या होता है? जो वेरिएबल के बग़ैर जो नंबर होता है अलॉन्ग विद द साइन, वो कांस्टेंट होगा। और कोएफिशिएंट क्या होगा? जो वेरिएबल के साथ नंबर होता है अलॉन्ग विद द साइन। नहीं नंबर नज़र आ रहा ना आपको? यहाँ पे तो कोई नंबर आप बोलेंगे नज़र ही नहीं आ रहा सर, तो इसका मतलब है कुछ नहीं है, तो 1 है, ठीक है। और उसका साइन माइनस का है, इसलिए -1 जो है वो उसका वेरिएबल हो जाएगा, कोएफिशिएंट हो जाएगा उसका, क्योंकि कोएफिशिएंट जो होता है वो वेरिएबल के साथ वाले नंबर को कहते हैं। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं जी इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़ जस्ट लाइक सेम जो हमने उसके पहले बेस फॉर्म में कन्वर्ट किया था उसको, तो हम 128 को बेस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जस्ट डिवाइडिंग इट बाय 2, ठीक है। 2 टाइम्स 6 इज़ 12, 4 इज़ 8, 2 टाइम्स 32, 2 टाइम्स 16, 2 टाइम्स 8, देन कम्स 2 टाइम्स 4, 2 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 1। तो अब ये देखें, ये 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 रेज़ टू द पावर 7, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है जी। अब हम चलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ, ठीक है जी। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये वाला एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं। डिसेंडिंग का मतलब है बड़ी वाली टर्म सबसे पहले लिखी जाएगी। तो बड़ी कौन सी इसमें नज़र आ रही है आपको? बड़ी का मतलब उसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री वाली पहले लिखी जाएगी। तो 7x² को हम पहले लिख देंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे लिख देते हैं जो हमने ब्लैंक बनाई थी, प्लस 7x² पहले आ गया, फिर आ जाएगा जी प्लस 3x, क्योंकि इसके साथ कोई साइन नहीं है तो वो प्लस का साइन है, और उसके बाद क्या आ गया? -2। ये आ गया डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर इसके ऑपोजिट होता है। असेंडिंग ऑर्डर में -2 असेंडिंग अगर लिखा होता तो, ठीक है, फिर -2 पहले आ जाता, फिर प्लस 3x आता और फिर प्लस 7x², अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता हो, ठीक है। तो इसको हम इरेज कर देते हैं क्योंकि आपको ये आता होगा, हम उम्मीद करते हैं। अच्छा, उसके बाद ये क्वेश्चन जो है ना ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट करें इस नंबर को फ्रॉम द सम ऑफ
पहले इसका आप सम कर लें फिर सब्ट्रैक्ट करिएगा। तो ठीक है, पहले हम सम कर लेते हैं। अब सम करने के लिए भी जो चीज़ होती है ना, दैट इज़ लाइक टर्म्स जो होती है ना, उनको हम इकट्ठा लिखते हैं। ठीक है, तो और हाईएस्ट डिग्री को पहले लिखा जाता है। तो इस एक्सप्रेशन में मैं हाईएस्ट डिग्री को पहले लिख रहा हूँ, ठीक है, और -7 को बाद में लिख रहा हूँ। आपने देखा मैंने एक गैप डाल दिया यहाँ पे, और गैप इसलिए डाला कि यहाँ पे x की पावर 1 ने आना था, अगर वो होती तो। नहीं है तो मैंने गैप कर दिया, ताकि क्योंकि जब मैं नेक्स्ट लिखूँगा ना एक्सप्रेशन अगला, ये देखें क्या है 3x + 7, तो उसको मैं यहाँ पे लिखूँगा 3x + 7। ठीक है, अब जब इसको ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 10x² + 3x, और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब चूंकि कह रहा था फ्रॉम द सम से आपने माइनस करना है, तो फ्रॉम के जो अगली वाली वैल्यू होती है ना, वो हमेशा ऊपर आती है, तो इसीलिए ये वाली वैल्यू हम ऊपर लिख देंगे। दैट मीन्स +10x² + 3x, और वहाँ पे देखिए क्या नज़र आ रहा है हमें 3x - 2, तो उसमें से मैंने कहा कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा करें। तो अगर मैं डिसेंडिंग में जाऊँगा तो ये वाली पहले आएगी। सो +7x², फिर आ जाएगा +3x, फिर आ जाएगा -2। ये करने के बाद हमने लाइन ड्रॉ कर दी। चूँकि हम कर रहे हैं उसको सब्ट्रैक्ट, तो आपको ये पता होना चाहिए सब्ट्रैक्ट में हमने नीचे वाले साइन जो हैं वो चेंज करने होते हैं। क्या करने होते हैं? ठीक है, अब 10 - 7 किया, बाकी तो कैलकुलेटर की बात है। 3x² +3 - 3 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे +2 आ गया। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इट्स नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, बट थोड़ा सा आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे और आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल्स पता होंगे, तो आप बड़े आराम से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जी मल्टीप्लाई। ठीक है, वो कह रहा है कि जी मल्टीप्लाई दिस बाय दिस। इस क्वेश्चन को इस तरह से भी लिखा जा सकता है। मैं आपको वो वाली फॉर्म बता दूं कि अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहा है तो आपने घबराना नहीं है, ये वही बात है। वो इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, इसका भी वही मतलब है, सेम मतलब है दोनों का, कि 10x² जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे एक्सप्रेशन से। आपने सिर्फ एक से नहीं मल्टीप्लाई करना, बल्कि आपने इससे भी करना है और इससे भी करना है, बाहर वाले को। ठीक है जी, अब हम इसको यहाँ पर देखते हैं कि हमने किस तरह से करना है। हम यहाँ पे ऐसे करेंगे कि 7x5 को मैं थोड़ा दूर दूर लिख रहा हूँ ना, ताकि इजी हो जाए हमारे लिए। फिर हमने लिखा जी +3x, फिर हमने लिखा जी -2। अब मैं क्या करूँगा, मैं ये -10x² सबके साथ लिख रहा हूँ। ठीक है, ये लिखा गया। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ साइन कुछ नहीं है तो प्लस है, इसके साथ माइनस है तो माइनस हो गया। 7 10s are 70। एक्स की जो पावर्स हैं 5 और 2, ये ऐड अप हो जाएंगी। ठीक है, और अगली दफ़ा क्या आंसर नज़र आएगा हमें, ये फाइनल आंसर है इसका। अब हम अगले को देखते हैं, नेक्स्ट टर्म को थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ये प्लस और ये माइनस माइनस बना देगा। 3 × 10 = 30। x1 एंड x2 पावर्स आपस में ऐड हो गई, तो फाइनल आंसर हमारे पास ये बन गया। ठीक है, अगले का हम कलर चेंज कर लेते हैं। माइनस एंड माइनस मेक्स प्लस, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो माइनस माइनस प्लस होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो सेम साइंस होते हैं ना, जैसे माइनस और माइनस और प्लस, अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फिर इनका आंसर प्लस आता है। ठीक है, और डिफरेंट साइंस का माइनस आता है, इसीलिए। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं सेम साइंस, तो ये प्लस में कन्वर्ट हो गए। 2 × 10 = 20 हो गया, और x² हो गया। अब इसका फाइनल आंसर चूँकि पावर यही है, तो ये इसका फाइनल आंसर हमारे पास नज़र आ रहा है। समझ आ गई आपको जी? सिमिलरली अब लास्ट क्वेश्चन है अलजेब्रा के इस पेज पे, दैट इज़ द डिवीज़न। जैसे मैंने पहले कहा, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है और इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अगर उन्होंने ऐसे लिखा है तो इसका भी यही सेम मतलब है। ठीक है ना जी, इसका भी यही सेम मतलब है। अब चूंकि उन्होंने अलग से लिखा हुआ है तो हम अलग से लिख देते हैं। हम क्या करते हैं, हम बजाय ये डिवीज़न 7x आगे लिखने के बजाय, मैं इसको यहाँ से इरेज करके मैं इसको
सब के नीचे 7x कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि नीचे का मतलब भी तो डिवाइड ही होता है ना, तो मैंने सब के नीचे ऐसे कर दिया। तो अब देखें क्या होने जा रहा है, ये इससे कैंसिल हो गया, 11 आ गया, x 5 है यहाँ x 1 है, और आपको पता है मैंने बताया था कि अगर डिवीजन हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक है। 7 7 ज़ा 49 हो गया, इसकी 1 है और इसकी भी पावर 1 है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक है। ये 7 2 ज़ा 14 हो गया, और x जो है वो नीचे है तो सिर्फ अकेला ही है, तो जब ऊपर जाएगा तो वो -1 हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास फाइनल आंसर इसका ये आ जाएगा 11x की पावर 4 प्लस 7 x की पावर 0 माइनस 2x की पावर -1। अब आप ये सोच रहे होंगे कि x की पावर 0 कर दी हमने, तो ठीक है भाई, फाइनल आंसर की तरफ चले जाते हैं। 11x की पावर 4 प्लस 7 माइनस 2x की पावर -1, ये इसका जो है ना ये फाइनल आंसर होएगा, ये वाला, ठीक है जी। हम x की पावर 0 को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि x की पावर 0 जो होती है ना ये 1 के इक्वल होती है, तो इसलिए हम उसको वहाँ पे लिखते ही नहीं है, कभी भी x की पावर 0 नहीं लिखी जाती। अब हम इस क्वेश्चन में जा रहे हैं एक्सपैंड। देखिए एक्सपैंड का मतलब ये है कि आपने इसको ओपन करना है ब्रैकेट्स को। इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब ये है कि p-4 जो है ना ये 2 दफ़ा है, ठीक है ना, इस तरह से p-4 जो है वो 2 दफ़ा, तो इसको इस तरह से भी लिखा जाए। अब क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे, जब हमने ओपन करना होता है हम इसको p को अलग रखेंगे, -4 को थोड़ा दूर लिख देंगे, और ये जो पहले वाली ब्रैकेट थी ना ये वाली दूसरी वाली, इसको हम ऐसे और ऐसे दोनों साइड पर लिख लेंगे, ठीक है। और फिर जब हम इसको ओपन करेंगे हो जाएगा p² -4p -4p प्लस 16, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा p² प्लस 8p प्लस 16, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। एक तो तरीका ये वाला है करने का, दूसरा तरीका है फार्मूला के साथ, ठीक है। फार्मूला में हम क्या करते हैं, होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे यूज़ करते हैं, दैट इज़ फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है, -2 फर्स्ट वैल्यू, देन मैं इसको सेकंड वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो सेकंड वैल्यू जो 4 थी मैंने यहाँ पे लिख दी, और जो फर्स्ट वैल्यू p थी मैंने यहाँ पे लिख दी। जब मैं इसको ओपन करूँगा तो मेरे पास इसका आंसर जो आएगा ना वो ये आएगा, ठीक है। क्या आएगा, p² -8p प्लस 16, तो सेम आंसर है जो हमने यहाँ पे देख रहे हैं, लेकिन ये फार्मूला के ज़रिए आया है, ठीक है। हाँ जी, ये दूसरा हमें नज़र आ रहा है इस तरह से। डिफरेंस क्या आ रहा है जी, नंबर्स तो सेम ही है, नहीं ये थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है। एक है p+9 और एक है p-4, इसको हम सिमिलरली उसी तरह से ही कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि मैं थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई कर रहा हूँ इसको, और मैं ये करने लगा मॉडिफाई कि मैं इसको यहाँ पे भी 4 कर देता हूँ, ठीक है। ये दोनों 4 है। अब फ़र्क ये है कि सिर्फ एक में प्लस है और एक में माइनस है। अगर इस तरह का क्वेश्चन हो जिसमें नंबर्स सेम हो या एक्सप्रेशन सेम हो, ठीक है, और सिर्फ साइन का वेरिएशन आ रहा है, ठीक है, तो फिर हमारे पास अगेन दो तरह के इसके मेथड्स हैं करने के लिए। एक मेथड तो वही है जो मैंने आपको पहले बताया कि भाई इसको आपने ये लिख लिया p+4 एंड p-4। क्या किया भाई, सबसे पहले आपने p को इधर लिखा, +4 को इधर लिखा, और जो साथ में इसके थे ये वाली, इसको हमने यहाँ पे भी लिख दिया और इधर भी लिख दिया, ठीक है ना। इसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई किया, p² -4p प्लस 4p माइनस 16। अब ये -4p प्लस 4p से कैंसिल हो गया, सो p² -16, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। अब हम दूसरा मेथड देखते हैं कि फार्मूला के ज़रिए कैसे हो सकता है। इस फार्मूला का नाम होता है डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। पहले तो हमें इसका नाम पता होना चाहिए कि होता क्या है, उसकी शक्ल आप पहचान लें कि भाई दोनों वैल्यूज़ एक जैसी होंगी, सिर्फ साइन का डिफरेंस आ रहा है दरमियान में, और हम उसको डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर करेंगे। किस तरह से करेंगे,
हम ये करेंगे डिफरेंस ऑफ टू स्क्वेयर्स, ये लिख देंगे। ठीक है, पहली वाली वैल्यू क्या थी, p, दोनों जगह पे ना, यहाँ पे लिख दिया। दूसरी वाली वैल्यू क्या थी, 4, दोनों जगह पे एक जैसी है, यहाँ पे लिख दिया। अब जब हमने इसको ओपन किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, पी स्क्वायर माइनस 16। तो अब ये देखिए फॉर्मूला से भी सेम आंसर दे रहा है वो। अब ये आपने आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है जब आप उसको, इतनी रिकग्निशन होगी आपको कि डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स का फॉर्मूला आप स्पॉट कर लेंगे, तो फिर आप उसको आराम से लगा सकते हैं फॉर्मूला और जल्दी से उसका आंसर ले सकते हैं, बजाय कि आप पूरा एक लंबा सा प्रोसेस करें मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो ये रिकमेंडेड आपके लिए फार्मूलाज ही होते हैं, अदरवाइज़ आप उसको नॉर्मल तरीके से भी एक्सपैंड कर ही सकते हैं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन में क्या है जी, है तो ये बिल्कुल, ये देखिए ये ऊपर इस क्वेश्चन की जैसा ही है, सेम यही चीज़ है। सही है, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला सेम चीज़ ही लग रहे हैं। लेकिन अब देखिए इसमें फ़र्क क्या नज़र आ रहा है, थोड़ी सी वैल्यूज़ इसमें ज़्यादा हैं, ज़रा कॉम्प्लिकेटेड सा फील हो रहा है। तो कोई बात नहीं, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमने क्या किया, ये जो -5ab है ना, मैंने इसको 2 दफ़ा लिखना है, क्योंकि -5ab ने इधर भी मल्टीप्लाई करना है और इधर भी करना है। अब जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ये वाला नंबर, इसको इधर लिख दिया और इस नंबर को मैंने इधर लिख दिया। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा हम आगे चले जाते हैं कि ये जो +2ab है, 2b है ये वाला, इसको हमने 2 दफ़ा लिखा। क्यों, क्योंकि इसने भी तो 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है ना, इसलिए +2p मैं 2 दफ़ा लिख रहा हूँ। और जो अंदर वाला नंबर है उसका, कौन सा, पूरे का पूरा a3 - 3, ये वाला, ये 2 दफ़ा लिखा जाएगा। ओ सॉरी, ये होगा ये कि पहला जो है ना a3 जो है ये लिखा जाएगा, पहले ये लिखेंगे, बाद में हम ये लिखेंगे। ठीक है, जैसे पहले हमने ये लिखा था, फिर हमने ये लिखा था ना, यहाँ पे पहले ये लिखा और फिर इस तरह से उसको भी हमने पहले नंबर को इधर लिख दिया और दूसरे नंबर को अगले वाले में लिख दिया। अब हम इसको करने लगे हैं ओपन। अब काम है सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन में आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले साइन मल्टीप्लाई होते हैं, फिर हमारे पास जो कोएफिशिएंट्स या नंबर्स होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं, फिर हमारे पास वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, तो ये उसकी हमारे पास एक है, ऑर्डर है। तो साइन देखते हैं, ये माइनस है और इसका साइन कुछ नहीं है तो प्लस है, इसलिए माइनस और प्लस क्या हो गया, माइनस। 5 3 15, a की पावर 1 है और वहाँ a की पावर 2 है, तो कितनी हो गई। अगर आप अभी तक कंफ्यूज हैं तो मैं आपके लिए दोबारा से अलग अलग करके दिखा रहा हूँ इसको। ठीक है, अदरवाइज़ मैंने उसको इकट्ठा कर देना था। ये आ गया। नेक्स्ट, माइनस एंड माइनस मेक्स प्लस, 5 2 10, b की पावर यहाँ 1 है और उधर अंदर 4 है, ऐड हो गई। फिर प्लस, इसके साथ कुछ भी नहीं, नंबर कुछ भी नहीं है तो 1 है, कोई साइड नहीं है तो प्लस है। सो बाहर वाला प्लस, ये वाला और ये वाला प्लस मिलके प्लस बना देंगे। ठीक है, और 2 टाइम 1 इज़ 2, a3 एंड b। इसी तरह से नेक्स्ट वाला ये जो है प्लस, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, माइनस आ गया, 2 टाइम्स 3 इज़ 6 हो गया और b आ गया हमारे पास। उसके बाद हमने क्या करना है, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई की तरफ लेके जा रहे हैं। 15a3b प्लस 10ab5 प्लस 2a3b माइनस 6b। अब यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है भाई कि ये लाइक टर्म्स अगर हैं तो उनको भी टुगेदर करना पड़ेगा ना इन पे जाके। तो लाइक टर्म तो मुझे एक नज़र आ ही रही है, a3b वाली, दीज आर द लाइक टर्म्स बेसिकली, क्योंकि इनके वेरिएबल्स जो है ना सेम है। लाइक टर्म कौन सी होती हैं कि उनके जो वेरिएबल्स अलॉन्ग विद देयर पावर्स और वेरिएबल्स सेम होंगे उनके। ठीक है, अब ये -15 और +2 जो होगा ना, ये -13 हो जाएगा। ठीक है, -13 a3b और फिर ये लास्ट जो बाकी बच गया -6b। तो ये इसका फाइनल हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे एक और चीज़ रह गई थी कि ये +10ab5 भी तो है ना, +10ab5, तो हमने वो भी लिख दिया। ठीक है ना, +10ab5। अब इसका ये एक्सप्रेशन जो है ये कंप्लीट हो गया।
तो इसको कहते हैं जी मल्टीप्लिकेशन है अलजेब्रा की सिंप्लीफिकेशन के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब इस किस्म का क्वेश्चन आता है मेक टी द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला, क्या करना है आपने? टी को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाना है। इसका मतलब क्या होता है कि आपने टी को एक साइड पर लेकर जाना और बाकी चीज़ों को दूसरी तरफ। टी अलोन होना चाहिए, एक तो ये वो टॉप पे होगा और दूसरा ये कि वो अलोन का मतलब है वो अकेला होगा। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ आपकी मीट होनी चाहिए। टी नीचे नहीं हो सकता और टी के साथ कोई और चीज़ नहीं हो सकती। इसको कहते हैं सब्जेक्ट बनाना। चले आए हम उसको देखते हैं कैसे बनेगा ये सब्जेक्ट। तो हमारे पास यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है। अब मैं ये देख रहा हूँ ये टी यहाँ पे नीचे है जो मुझे बॉदर कर रहा है। पहले तो मैं टी को ऊपर लेकर आऊँ ना, कैसे लाऊंगा? इसको मैं दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करवाने के लिए ले जाऊँगा। तो पी के पास जब नीचे एक्सप्रेशन चला जाएगा ये इस तरह से 3 माइनस 2t हो गया। ओके, अब हम क्या करें, हम इसको ओपन कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा 4p, वो बात की बात है, 4p प्लस पी टी। मैंने इसको ओपन कर दिया, इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2t। अच्छा, अब देखा जाए तो t जो है ना वो टॉप पे आ चुका है, लेकिन t जो है ना वो अकेला नहीं है। t इधर भी है उधर भी है और t के साथ भी अभी नंबर्स चल रहे हैं। तो सबसे पहले t को एक तरफ लेकर जाएं। तो नॉर्मली हम ये देखते हैं कि लेफ़्ट साइड पर ले जाते हैं t को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी टी इधर ही रहेगा। ये वाला माइनस 2t जब दूसरी साइड पर जाएगा तो वो प्लस 2t हो जाएगा। ठीक है, और ये इक्वेशन साइन है, ये ऐसे है। यहाँ पर 3 था, अब ये प्लस 4p जब उधर जाएगा तो माइनस 4p हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अगर आपको मैं थोड़ा कलर चेंज करके t आपको ज़रा प्रोमिनेंट कर दूँ कि ये t हो गया। अब क्या करना है, t को मैंने कॉमन निकाल लेना है। t को बाहर ले गए और बाकी अंदर क्या बच गया, यहाँ पे p प्लस टी, जैसे हम फैक्टराइजेशन कहते हैं ना, ये वो है। ठीक है, और यहाँ क्या रह गया 3 माइनस 4p। अब अगले स्टेप में क्या होगा, चूँकि मैंने t को अकेला करना है ना, अलोन करना है, तो t यहाँ पे ही रह जाएगा इक्वल्स टू 3 माइनस 4p इधर आ गया और नीचे चला जाएगा ये वाला p प्लस 2, क्योंकि वहाँ जाके वो उसको डिवाइड कर देगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 3 माइनस 4p ओवर p प्लस 2। ठीक है जी, अब ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, थोड़ा सा और आगे चल रहे हो। कह रहे देन इवेल्यूएट इफ़ p इज़ इक्वल टू 5। अब हमने क्या करना है, इस फॉर्मूला को लिखा t इज़ इक्वल्स टू 3 माइनस 4p ओवर p प्लस 2। अब वो कह रहे हैं कि p की जगह पे आपने 5 फिट करना है। तो ये जो p आ रहा है ना ये वाला, यहाँ पे आपने 5 लगाना है। और कैसे लगाना है आपने, आपने इस तरह से लगाना है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखें 3 माइनस 4 और जहाँ पे p आएगा वहाँ पे आपने ब्रैकेट लगा देनी है और 5 लिख दिया। ठीक है, और नीचे ये आ गया, p आ रहा है दोबारा से। ठीक है, हम ब्रैकेट लगाएंगे और क्या करेंगे, बाकी उसके अंदर 5 लिखा और ब्रैकेट के अंदर हमने 5 लिखने के बाद 2 लिख दिया इस तरह से। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 3 माइनस 20 ऊपर आ गया और नीचे आ गया 10। 10 कहाँ से हो गया, ये हो गया 5 प्लस 2 7। 3 माइनस 20 ऊपर आ गया, नीचे आ गया 5 प्लस 2, दैट मेक्स 7। अब ऊपर क्या आ गया हमारे पास आंसर, माइनस 17 ओवर 7। और अगर हम इसको प्रॉपर वे में लिखें तो 7 2 ज़ार 14 माइनस 2, 7 2 ज़ार 14, 5 ओवर 7। तो ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है ना, ये इसका आंसर इधर लिखा हुआ है। चलिए, इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है, इसमें भी सेम वही चीज़ पूछी गई है कि आपने p को सब्जेक्ट बनाना है। p को सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि p को हमने एक तरफ लेकर जाना है। अच्छा, इस क्वेश्चन में भी हमने यही करना है कि p को सब्जेक्ट बनाने पहले हम एक्सप्रेशन लिख लेते हैं कि था क्या। एक्सप्रेशन असल में ये है और p को मैं ज़रा डिफरेंट कलर से लिख लेता हूँ कि p जो है वो ये है। इसको मैंने क्या करना है, टॉप पे होना चाहिए और अकेला होना चाहिए, इसके साथ कोई चीज़ नहीं होनी। तो टॉप पे तो ऑलरेडी है, नीचे नहीं है, फ्रैक्शन के नीचे नहीं है, डिनोमिनेटर में नहीं है। तो ठीक है, फिर हम क्या करें, अब इसकी चीज़ों को दूसरी तरफ मूव कर देते हैं, जो इसके साथ जो भी चीज़ें हैं। ठीक है ना, वो फिर एक स्टोरी है इसकी, वो तो खैर यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम जनरली बता देते हैं इस चीज़ को कि सबसे पहले -4 जो है ये दूसरी तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, y के पास चला गया और उधर जाके ये +4 हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ 3p² रह गया। अब 3 जो है जो इससे मल्टीप्लाई कर रहा है नेक्स्ट स्टेप में वो चला जाएगा, चूँकि उधर मल्टीप्लाई कर रहा है ये नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब ये p² रह जाएगा। अब p² किस तरह से ख़त्म होता है आपको मैंने बताया था, स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के एंटी होते हैं, तो हमने ये कर दिया तो ये कैंसिल हो गया। सो p की वैल्यू हमारे पास आ गई y + 4/3 स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। अब हम इस चीज़ को ना ऊपर लिख देते हैं क्योंकि हमने वैल्यू फिट करनी है y की। तो p = y + 4/3 स्क्वायर रूट। अब y की वैल्यू मैंने पता है कैसे फिट करते हैं भाई, कोई मसला नहीं है। y की जगह आपने ब्रैकेट लगा के उसकी वैल्यू लिख देनी है, बाकी जो आपने एज इट इज़ ही लिखना है सारा कुछ। ठीक हो गया। 6 + 4 क्या हो गया 10, और 10/3 हो गया हमारे पास। और इसके लिए हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। 10/3 क्या होगा 3.33, और 3.33 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, नहीं 1.82। 3.33 का स्क्वायर रूट क्या है 3.33 का नहीं सर, इसका ऐसे निकला 10/3 का। तो 10/3 ही कर रहे हैं ना। सो 10/3 किया तो 3.33 आ गया, उसका हमने स्क्वायर रूट लिया 1.82 आ गया या 1.83 आ गया। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है, और स्क्वायर रूट के साथ हम प्लस माइनस भी लगा रहे होते हैं। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हमने सबसे पहले सब्जेक्ट भी बनाया उसको, और फिर हमने उसको उसको इवेल्यूएट भी किया उसकी वैल्यू पुट इन करके। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह ये बहुत बेहतर हो जाएगा आपका।